दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है विविध प्रकार के प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान के विविध प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है? ऑप्शन है आपके ठक्कर आयोग, शाह आयोग, मंडल आयोग या फिर सरकारिया आयोग। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सरकारिया आयोग, ऑप्शन डी। दोस्तों, सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसका उद्देश्य केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति या रिपोर्ट देना था। इस आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया थे और भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, सरकारिया आयोग भारत में केंद्र राज्यों से संबंधित है। इसका गठन जून 1983 में किया गया था, न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको बताना है। हाब्स पितृसत्तात्मक सही नहीं है, अरस्तु की राजनीति सही है, रूसो का सामाजिक अनुबंध सही है और मार्क्स का कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र ये आपका सही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अरस्तु की पुस्तक राजनीति यानी पॉलिटिक्स है, रूसो की सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मार्क्स का डिक्लेरेशन ऑन कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र मार्क्स द्वारा लिखा गया था। हाब्स ने लेवायथन नामक अमर कृति लिखी है। अगला प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आतंक, परमाणु परीक्षण रोकना, जलवायु परिवर्तन या आर्थिक विकास। तो सही उत्तर जलवायु परिवर्तन। याद रखिएगा, क्योटो सम्मेलन का मुद्दा जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। ये सम्मेलन 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इसमें औद्योगिकृत देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने पर सहमति बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है किससे? तो सही उत्तर है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे से संबंधित था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। लेकिन 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी करके अनुच्छेद 370 में उपबंधित जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये बम्बई में आयोजित किया गया था। आप जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस कानून किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सही उत्तर लॉर्ड लीटन, ऑप्शन बी। दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में 1876 से 1880 के दौरान 1878 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया और इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष ये था कि इसके अनुसार देशी भाषा और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को ये अधिकार था कि वो किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वो कोई ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो,
कानून का विरोध करने वाले मुद्दलालियों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। और लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द किया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस के लिए सुनिश्चित की गई थी और वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। और इस कार्रवाई का उद्देश्य दंगे फैलाना और आतंक का माहौल बनाकर ये प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। और इस कार्रवाई में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा था। तो डेट याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर आप जानते हैं, लाला हरदयाल ने। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे और गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम प्रमुख थे। तो याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। आसान सा प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो आप जानते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए किसने दृढ़ता से वकालत की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेंद्रनाथ टैगोर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 के द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित किया गया। आरंभ में ये कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, लेकिन 1830 में ये नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और तमिलनाडु? तो सही उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सुचित्रा कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनीतिज्ञ थीं। वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में बनी। भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव सुचित्रा कृपलानी को प्राप्त है। स्वतंत्रता के बाद सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थीं, जो कि भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। मायावती उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं और विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थीं। राजकुमारी अमृता कौर देश की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बनी थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक दंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुजरू जैसे महान समाज सेवक दिए। MC सीतलवाड़, VN राव और अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर के चयन करिए। देखिए, जनता दल की स्थापना दोस्तों
1988 में हुई थी, याद रखिएगा। साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 में, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 1, 4, 3, तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार आपसे आप देख सकते हैं कि जनता दल की स्थापना 1988 में, साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। अगला प्रश्न है ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है, आपको बताना है। सरकार किसी भी समय कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से सेवाओं और सूचनाओं का वितरण, कागज रहित कार्यालय और पारदर्शितापूर्ण और पारदर्शी सरकार कार्य। तो सही उत्तर है सभी सही हैं। दोस्तों, ई गवर्नेंस का तात्पर्य है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना और सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना। वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से सरकारी सूचना और सेवा कहीं भी और कभी भी सुलभ है, जिससे जहां सरकारी कार्यालयों में फाइलों का बोझ कम हुआ है, वहीं सरकारी कार्यों में पारदर्शिता भी आई है। इस तरह से ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का जो संक्षिप्त रूप है और सरकार किसी भी समय कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचनाओं और सेवाओं का वितरण, कागज रहित कार्यालय, पारदर्शितापूर्ण और पारदर्शी सरकारी कार्य इसके माध्यम से व्यवस्था कर सकती है। अगला प्रश्न है दीपा मेहता की फिल्म वाटर के विरुद्ध सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन का नेता कौन था, आपको बताना है। ऑप्शन है वीर भट्ट मिश्रा, आरएसएस, डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा या अरुण जेटली। तो सही उत्तर आरएसएस। दीपा मेहता एक फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैं। दीपा मेहता की विवादित फिल्म वाटर के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सहयोगी संगठनों के साथ सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया? मणिबेन पटेल, दुर्गा भाभी, सत्यवती देवी या खुर्शीद बहन। तो सही उत्तर मणिबेन पटेल ने। मणिबेन पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थीं। मणिबेन गांधीवादी विचारधारा की समर्थक थीं। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी साधनों का प्रयोग, इसका समर्थन कभी नहीं किया, जबकि शेष अन्य महिला नेताओं दुर्गा भाभी, सत्यवती देवी, खुर्शीद बहन ने क्रांतिकारी साधनों का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें प्राथमिकता के आधार पर इनका सही क्रम या प्रेफरेंस बताना है। तो आप देखिए कि इसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और फिर कैबिनेट सचिव आएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों का क्रम निर्धारित है, जिसको वरीयता अनुक्रम या प्रेफरेंस जो है क्रम कहा जाता है। और इन पदाधिकारियों का जो क्रम है, भारत के मुख्य न्यायाधीश क्रमांक 6 पे हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री 7वें पर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9A पे हैं और कैबिनेट सचिव 11वें स्थान पर हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में जो कथन हैं उन पर विचार कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसके प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से एक शाखा है। इसकी शक्तियां केवल सिफारसी प्रकृति की हैं और आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर कौन से कथन सही हैं? तो सही उत्तर 3 और 4। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन संसद द्वारा पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया है और इसके तहत राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है, लेकिन सभी राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं किया गया है। आयोग की शक्तियां सिफारसी प्रकृति की हैं क्योंकि इसकी सिफारिशें केवल सलाहकारी होती हैं। 2019 में मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन करके ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई न्यायाधीश हो सकता है।
आयोग में एक महिला सदस्य की नियुक्ति भी आवश्यक है। इसलिए वर्तमान में इस प्रश्न में केवल कथन 3 और 4 आपके सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुखी यानी केंद्र की ओर झुकी है, इसका कारण क्या है? संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है। उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था में संघात्मक लक्षणों के साथ एकात्मक तत्व भी विद्यमान है, जैसे सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, आपातकालीन प्रावधान और संसद द्वारा राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण आदि। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है? अविनाशी, परवर्ती, संसद को किसी राज्य के नाम में बदलने का अधिकार है, या केंद्रीय संसद को नए राज्य के निर्माण का अधिकार है? तो राज्यों के पुनर्गठन की विशेषता अविनाशी नहीं है। राज्यों का अविनाशी होना भारत नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ की विशेषता है। अमेरिकी संघ विभिन्न राज्यों के आपसी सहमति और समझौते का परिणाम है। इसलिए अमेरिका में राज्यों को बिना उनकी सहमति के न तो समाप्त किया जा सकता है न दूसरे राज्य में मिलाया जा सकता है। इसलिए अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं बल्कि प्रशासन की सुविधा के लिए संघ को ही अनेक राज्यों में बांटा गया है। इसलिए सुविधा के अनुसार संघ द्वारा राज्यों में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो भारत में जो संघ की अवधारणा है उसमें राज्य जो हैं वो विनाशी हैं, अविनाशी नहीं हैं। अगला प्रश्न है, किसने विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? ऑप्शन देखिए, डी टाकविले, हैमिल्टन, हरमन फाइनर या सी.एफ. स्ट्रांग। तो सही उत्तर डी टाकविले। ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है, साथ ही ये एक अत्यंत लचीला संविधान है। इसमें संशोधन की कोई पृथक प्रक्रिया नहीं। इन आधारों पर कुछ विद्वानों ने ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को मानने से इनकार किया है। ऐसे विचारकों में डी टाकविले, टॉमस पेन, बर्नार्ड शॉ आदि शामिल हैं। इनका कहना है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। टॉमस पेन ने कहा है कि जहां संविधान को प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता है वहां पर संविधान नहीं होता है। तो याद रखिएगा, डी टाकविले की मान्यता है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल विरासत है जो अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन तक पहुंचा दी है? ऑप्शन है सरकार की संघीय व्यवस्था, जिला प्रशासन, सैनिक प्रशासन या सचिवालय व्यवस्था। तो सही उत्तर सैनिक प्रशासन। मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक के शासकों को बृहद क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करने, उसे बनाए रखने के लिए एक बृहद सेना की आवश्यकता थी। मुगलों ने सैनिक प्रशासन में रुचि दिखाई और उसे वर्गों में बांटकर प्रशासन का संचालन किया। उनके उत्तरवर्ती अंग्रेजों ने भी उसी सैनिक व्यवस्था को कमोबेश अपनाकर 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया और स्वतंत्र भारतीय प्रशासन में आज भी सैनिक प्रशासन के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर के संबंध में दिए गए वक्तव्यों में कौन सी अद्यतन स्थिति नहीं है? किसी भी हालत में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाती है। मौलिक अधिकारों की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर सदैव प्राथमिकता होती है और कुछ मामलों में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। तो सही उत्तर जो है, कौन सी स्थिति सही है? तो केवल ऑप्शन डी आपका सही है। 25वां संविधान संशोधन ये प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B, 39C में वर्णित हैं प्रभावी बनाने के लिए पारित किया जाए। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वो अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है।
अगला प्रश्न है संघ सरकार का राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने का क्या तात्पर्य है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। दोस्तों वर्तमान में 28 राज्यों में से 10 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है उनको केंद्र द्वारा प्राप्त राशि का 90% अनुदान और 10% बिना ब्याज के कर्ज के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 लिखी थी। ऑप्शन देखिए, थॉमस जेफरसन, वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन पियर्स या जकरी टेलर। तो सही उत्तर थॉमस जेफरसन। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है 1776 में थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया था। ये एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसके आधार पर 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वयं को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित किया था। तो याद रखिएगा अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 थॉमस जेफरसन ने लिखा था। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है। अभिजन वर्ग की भूमिका, जाति की राजनीति, एकात्मक व्यवस्था या द्विदलीय व्यवस्था। तो सही उत्तर जाति की राजनीति। दोस्तों याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय लोकतंत्र की गणना विश्व के महानतम लोकतंत्रों में होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के संचालन में दिनों दिन पारदर्शिता आने की वजह से भारत का लोकतंत्र चुनाव दर चुनाव और भी निखरता जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य में राजनीति से आमजनों का मोह भंग होता जा रहा है, जिसका कारण राजनीतिक दलों द्वारा जन आकांक्षाओं पर पूरी तरह खरा नहीं उतर पाना है। भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारकों में निर्धनता, सांप्रदायिकता, जाति की राजनीति, अपराध का राजनीतिकरण और निरक्षरता इत्यादि है। अगला प्रश्न है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 365। तो यहाँ पर आप देखिए ये फंसाने वाला प्रश्न है। अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365, यहाँ पर 1 और 4 आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 365 के तहत यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है तो राष्ट्रपति ये मान सकता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें अब राज्य सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती और उसके बाद वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है किस संस्था के द्वारा। तो आप जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा हुई है। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 320(1) के तहत संघ लोक सेवा आयोग को ये कर्तव्य है कि वो संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करे। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, संघात्मक, एकात्मक, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर संघात्मक। देखिए भारत का संविधान संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं जैसे केंद्र और राज्य सरकार की उपस्थिति, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता और स्वतंत्र न्यायपालिका। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक लक्षण भी विद्यमान हैं जैसे सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, लेकिन फिर भी ये जो है एक संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन की नियुक्ति का एक कारण जो नहीं बताया जाता है वो है ब्रिटेन में आम चुनाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की धमकी, स्वराज दल को कमज़ोर करना या राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। तो सही उत्तर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की धमकी।
वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि ये अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा है और उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। लेकिन ब्रिटेन में आम चुनाव के कारण कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए जो है ये समीक्षा के लिए क्या किया कि 2 वर्ष पहले ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे, चूँकि इनमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था। और आप जान लीजिए कि भारतीयों ने इसे श्वेत यानी वाइट कमीशन कहकर इसका बहिष्कार और विरोध किया। साइमन कमीशन 3 जनवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। स्वराज दल को कमज़ोर करना और भारतीयों की उभरती राष्ट्रवाद की भावना को कमज़ोर करना भी साइमन कमीशन की नियुक्ति का कारण माना जाता है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की धमकी साइमन कमीशन की नियुक्ति का कारण नहीं बताया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। इसमें हमने विविध प्रकार के प्रश्नों को कवर किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।